जी, बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, ये जो जंग होती है, इसमें कहते हैं कि पहली कैजुअलिटी जो है वो सच होती है। हुँ, यानी कि सबसे पहले तो सच एलिमिनेट हो जाता है जंग से, क्योंकि वॉर 2 कन्फ्लिक्टिंग राय या ओपिनियन होती हैं, तो ज़ाहिर है वो फ़ोर्स के ज़रिए दोनों मुल्क या इससे ज़्यादा मुल्क जो इकट्ठे होते हैं, वो अपना फ़ैसला दूसरे पर सख्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से दोनों की अपनी-अपनी परसेप्शन होती है। और आपने बिल्कुल जी। ठीक कहा, जब आप सोशल मीडिया या इस तरह खोलते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि क्या हो रहा है। देखना ये है कि जो वॉर के ऑब्जेक्टिव्स दोनों मुल्कों के थे, वो बेहतर कौन सस्टेन कर पा रहा है या अचीव कर पा रहा है। हुँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंग शुरू होने से पहले 2 महीने पहले जितनी तकरीरें की थी, उन्होंने ये शो किया था कि मेरी मिलिट्री इनविंसिबल है, हुँ, मेरी मिलिट्री को शिकस्त नहीं दी जा सकती, मेरी वल्नरेबल नहीं है मेरी फौज, और दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। जी। दूसरी तरफ ईरान के किसी स्टेज पे दुनिया की सबसे अच्छी फौज इसलिए नहीं थी कि उनके पास 47 सालों से सैंक्शन लगी हुई हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पर तेल होने के बावजूद उनकी इकोनॉमी नहीं थी, मिलिट्री एड या हार्डवेयर या फाइटर जेट्स कोई दे नहीं रहा था ईरान को, तो उनकी मिलिट्री में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि अमेरिका के साथ कोई मुकाबला नहीं था। फिर अमेरिका को इसराइल बैक करना शुरू हुआ, तो जाहिर है जब जंग में हुआ तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों मुल्कों के पास है। हुँ, अब इतना ज्यादा मिलिट्री माइट होने के बाद मेरा मानना और सबका मानना ये था, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, तो टेक्निकली तो उनको चंद घंटे या चंद दिन में अपने टारगेट्स तक पहुंच जाना चाहिए था। हुँ, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका को टारगेट्स ही नहीं क्लियर। टारगेट या तो रजीम चेंज कभी होता है, कभी एयरफोर्स को और नेवी को एलिमिनेट करना होता है, कभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना होता है, कभी कभी कहते हैं हम फुट ऑन ग्राउंड करने लगे हैं, कभी वो जी। कहते हैं हम नहीं कर रहे, कुर्दिश करेंगे फुट ऑन ग्राउंड। तो लैक ऑफ क्लैरिटी इटसेल्फ सब कुछ कह रही है कि उनको खुद पता नहीं था कि उन्होंने टेक होम ऑब्जेक्टिव क्या है उनका। हुँ, हाँ, ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव था? ईरान का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ ये कि अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करना, जी, यूनिटी बरकरार रखना जी। और जंग को तवील देना, सस्टेन करते हुए, अपने आप को अलाइव रखे हुए। हुँ, वो कर रहे हैं वो। तो 2 और 2 4 करने की तो इसमें गुंजाइश नहीं बनती, बट ये बिल्कुल ज़रूर ठीक। देख सकते हैं हम कि कौन अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स के निस्बतन करीब है। अमेरिका मुझे 12वें 13वें दिन नहीं लग रहा कि वॉर ऑब्जेक्टिव के करीब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उनकी क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ऑफ जी, हॉर्मोज उन्होंने तीसरे दिन कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद ही नहीं होगी, हम ईरान का ये कर देंगे वो कर देंगे और हमारा कंट्रोल होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। आज 12-13 दिन हो गए हैं, मैं अमेरिकी नेवी का इतनी माइटी फ्लीट होने के बावजूद उनका मैं नहीं कंट्रोल देख रहा समंदर के ऊपर, जो खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर। ईरान अपनी मर्जी से टारगेट कर रहा है शिपिंग लाइंस को, और उनको एक मैसेज दे रहा है कि जो आएगा मेरी मर्जी के खिलाफ उसको निशाना बनना पड़ेगा। हुँ। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैं कह सकता हूँ ये कि बुनियादी तौर पर ये जो ऑब्जेक्टिव है, ईरान ज्यादा नजदीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़ हमें नज़र आती है कि जो हमने एक मिथ थी सुपर पावर के हवाले से, ममालिक डरते डरते थे, बहुत कुछ रजीम चेंज हो जाता था, अमेरिका सिर्फ इशारा करता था। तो ये जो अब सूरत हाल बनी है, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है और जितने बड़े पैमाने पर रिटेलिएट किया है, तो आप क्या समझते हैं अमेरिका का आने वाले दौर में इस वक्त दुनिया में रोल क्या रह जाएगा? देखिए, मैंने तो जंग के दूसरे तीसरे दिन से ये कहना शुरू किया, जिस तरह मैंने ऑनस्लॉट देखी अमेरिका की, और फिर मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे और ईरान की रजीम चेंज वो सो कॉल्ड नहीं कर पाया अपनी मर्जी के मुताबिक, तो मैंने उसी दिन कहा था कि ईरान तो अपनी पोजीशन सस्टेन कर रहा है, लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा था। मैंने उसी वक्त कहा था ये जंग जिस तरफ भी गई, अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा जो जंग शुरू होने से पहले था, और इजराइल इजराइल वो नहीं रहेगा वो इजराइल जो जंग शुरू होने से पहले था, क्योंकि अपनी मिथ और जोम और रोब और दबदबा जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था वो फिजल आउट हो गया। ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़ हम देखते हैं, ईरान के ऊपर जिस हद तक शिद्दत के साथ अटैक किए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर तबाही मचाई गई है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई कि जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका रिपोर्टर खड़ा है, ऊपर से ड्रोन गुजर रहा है, अवाम वैसे के वैसे ही नारे मारते हुए डरे नहीं। और वहीं पर हम कंपैरिजन में जब हम इसराइल को देखते हैं तो वहाँ पर तो इस तरह से कि जैसे चूहे जो हैं कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं। तो सर, ये क्या ऐसा एक हम ये मंजर देख रहे हैं, क्या ऐसा इस ईरानी कौम के पास है कि जिससे उसका अभी तक अज़्म तोड़ा नहीं जा सका? जी, सर्वाइवल सिर्फ वन लाइन। अगर एक कौम सर्वाइव करना चाहती है और सर्वाइव ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो जाहिर है उसने हिट बैक करना है। अमेरिका और अमेरिका के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला नहीं था, ईरान के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला है। बुनियादी तौर पर उनको ये पता है कि अगर हमने ये जंग हार दी तो हमारा सर्वाइवल खत्म नहीं, खतरे में नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो जाहिर है जब सर्वाइवल किसी चीज का भी, जानवरों का भी खतरे में होता है, तो वो भी हिट बैक करते हैं और पूरा पंच बैक करते हैं, और वही ईरान कर रहा है, क्योंकि उनको अंदाजा है
کہ جب تک ان کے ساتھ یہ ریزالو ہے اور ایک ڈٹرمنیشن ہے، ان کی ایک ریلیونس رہے گی۔ اچھا ٹھیک، آپ ہمارے سے گفتگو کر رہے ہیں جی، میرے خیال سے ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے، ایک دفعہ پھر سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ صاحب، سر ہم نے یہ جو اس سے پہلے ساری صورتحال دیکھی، نیتن یاہو کے حوالے سے بھی آپ نے بھی خبر دی، اور پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ اسکرین پر آیا ہی نہیں، تو سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ جہنم واصل ہو جاتا ہے یہ شخص، تو ایک تو ہم جتنے اس وقت صورتحال دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک بڑا حصہ کنٹریبیوشن یا بیکنگ نظر آتی ہے وہ نیتن یاہو کی نظر آتی ہے، اس کے نہ ہونے سے اوور آل کیا سچویشن چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ جہنم واصل ہو گیا ہے تو پھر تو آپ بالکل پانسا پلٹ جائے گا، اور یہ جو امریکی صدر کی آواز میں کہیں کمزوری کا عنصر نظر آ رہا ہے، شاید یہ بہت ساری چیزوں کو نشاندہی اس کی کروا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو اگر ہو گیا تو یہ تو ایک بالکل آپ سمجھیں کہ یہ تو دا ہول سچویشن ول ٹرن ٹاپسی ٹروی، یہ تو ایک دم ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اور دنیا میں دیکھیں، جو ابھی خالد چشتی صاحب جیسے کر رہے تھے، وہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کا ایک اپنا روب، اپنی جس طرح سے دھوکہ کی چیزیں کرنا، لیکن ایک اور بات ہے، ایک گلی کا بچہ جو گنڈا ہے، اس ایک بچے نے آ کے تھپڑ مار دیا، اب اس کے بعد وہ بے شک اس بچے کی ٹانگیں توڑ دے، لیکن جو تھپڑ لگ گیا ہے نا، وہ اس کی گونج اب آپ کو کئی سالوں تک نظر آئے گی۔ اٹ از دا بگننگ آف این اینڈ آف اے امپائر، ایک ایسی امپائر آپ دیکھیں، ایک سوویت امپائر آئی، کتنا عرصہ چلی اور بڑا، اس نے برٹش امپائر آئی، کئی دہائیاں راج کیا۔ اس سے پہلے امپائر ہے کہ امریکہ افغانستان کے بعد اس کا عروج شروع ہوا، اور اس کے بعد افغانستان کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب افغانستان سے یہ بھاگے دم دبا کے، تو اس کے بعد دنیا کے اندر نئی شرارت بندی ہونا شروع ہو گئی، ایک نئی الائنمنٹ ہونے لگ گئی۔ اب یہ دنیا کے اندر ایک نئی اس کے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی، جو گولڈن اسٹیٹ کہلاتی ہے کیلیفورنیا، جو کہ دنیا کی 7ویں بڑی اکانومی بذات خود ہے، وہ یہ کہے گی کہ ہم کیوں امریکہ وار کے لیے، جو کہ ایک نان سینس وار ہے، ہم اس کے اندر کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں ہسپینک کلچر زیادہ ہے، جہاں اسپانوی زبان بولنے والے زیادہ ہیں، اور آج یہ یاد رکھیں کہ اسپین نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہاں ہسپانوی نژاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹیریٹوریل لڑائیاں شروع ہوں گی، اور یہ شروع ہوں گی۔ یاد رکھیے، دنیا میں ظالم جو ہوتا ہے اس کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ اوندھے منہ گر پڑتا ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، ایک اور جو چیز ہے، یہ ساری صورتحال میں ہم نے گلف سٹیٹس کو بھی دیکھا کہ جہاں پر امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، بڑا ایک زوم کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ حال ہوا، تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ خلیجی ممالک کیا فیصلہ لے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ حقیقت تو اب ان پہ بھی عیاں ہو چکی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس کے اندر دو باتیں ہیں، کیا خلیجی ممالک لیں گے فیصلہ، یا خلیجی ممالک میں رہنے والی عوام لے گی فیصلہ؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اب خلیجی ممالک کے اندر جو حکومتیں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ زوال آنے والا ہے، اور اگر یہ زوال آیا، کیونکہ دیکھیں نا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی سلامتی، اپنی عزت، اپنی آزادی کا سودا کیا، جیسے دیکھیں نا، ابھی ایک ملک ہے ایران، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لڑ کے شہید ہو جائیں گے، بس چلو، بس پھر آپ جاؤ اس کو ہرا دو۔ جو خود جان دینا چاہتا ہے اس کو کیسے ہراؤ گے بھائی؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اور جو چیز ہے، ہمیں حزب اللہ کی صورتحال بھی اب بڑی واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ مل کر، کندھے سے کندھا ملا کر دوسری سائڈ سے چوٹ لگانا شروع کی ہے اسرائیل پر۔ تو آپ اس اسٹریٹجی کو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب حزب اللہ، کیونکہ یقینی طور پر اب اسرائیل کا وہ جو ڈیفنس تھا وہ نہیں رہا، تو اب اس کا تو فائدہ تو جو ارد گرد موجود حزب اللہ موجود ہے، اور جس طرح سے وہ تمام ممالک کہ جن سے اس سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل کی بربریت کا شکار رہے، وہ تو یوں لگتا ہے کہ اب چن چن کر بدلہ لے رہے ہیں۔
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था। उस हमास को तो अभी तक इजराइल काबू कर नहीं पाया। ये मल्टी जो थ्रॉन्ग पॉलिसी इस टाइम पे चल रही है, जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के साथ इजराइल पर हमला हो रहा है, ये एक हम मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, मैंने शुरू में ही जंग के ये कहा था कि ईरान के प्रॉक्सीज खित्ते के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, जिनको इन्होंने कहा था कि हमने उनकी प्रॉक्सीज खत्म कर दी हैं। लेकिन लगता यह है कि अब ईरान की प्रॉक्सीज जिंदा हुई हैं और वो तमाम फोर्सेस, अच्छा ये तो चलें सिर्फ ईरान की बात है ना और जी। हिजबुल्लाह की बात आप कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि पूरी दुनिया के लोग जो एंटी अमेरिकन सोच रखते हैं वो ईरान के साथ आके खड़े हो गए हैं। आप देखें शिया सुन्नी का जो डिवाइड था वो आज खत्म हो रहा है। बिल्कुल। आज लोग शिया सुन्नी, जो सुन्नी कौम जो है वो इस टाइम पे उनकी जुबिलिएशन कर रही है। आज आयतुल्लाह अली बिल्कुल। खामेनाई की शहादत के ऊपर अफसरदा हैं। ठीक ये हो गया। बातें पहले, इसका बिल्कुल। मतलब यह है कि वो जैसे है ना कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया यलगार मगरिब ने, तो ये जी, देख लें ये वो बिल्कुल वक्त आ ऐसे। गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से खालिद चिश्ती साहब से हमारा राब्ता हुआ है। खालिद चिश्ती साहब, सर इससे पहले यही सवाल मैं अब्दुल्ला साहब से भी कर रहा था और यही सर आपसे भी कि सर जिस तरह से आप देखते हैं कि ये नेतन्याहू के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आती हैं, तो आज से हमने शुरू से जब से हमें वीडियोस नजर आना शुरू हुई नेतन्याहू की, वो 1990 की दिहाई या शायद उससे भी पहले की थी, कि उसी ने यूं लगता है कि ये सब फसाद क्रिएट करके रखा हुआ था। अगर वो ही एलिमिनेट हो जाता है इस सारी सूरत हाल में, तो क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन? देखिए ज्ञानी साहब, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि लीडर पे डिपेंडेंट होता है कि वो एक कौम को किस तरफ डाइवर्ट करता है। क्योंकि लीडर एक डायरेक्शन देता है, एक होप देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक बॉन्डेज भी होती है। आयतुल्लाह खामेनाई का रोल देख लें ईरान की शक्ल में, कहां वो अपनी मिलिट्री को, अपने लोगों को कहां छोड़कर गए और वो रेजिस्टेंस उनके जाने के बाद भी किस तरह कायम है।